हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके की सिलेक्शन तक जो बुक आती है, पूरा एमपी जीके इसमें जो बुक में दिया गया है 2025-26 का नया एडिशन आ चुका है। इसकी हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, इसके हम बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी लगा चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के जो हमारा चैप्टर है भारत मध्य प्रदेश की जलवायु से होने वाला है, और थोड़ा सा हम कंपेयर भी करेंगे कि भारत की और मध्य प्रदेश की जलवायु में कितना अंतर हो सकता है। तो चलिए हम टॉपिक पर बात करते हैं एक बार। तो आज का हमारा 8वां वाला मध्य प्रदेश की जलवायु इस बुक के माध्यम से आज हम चैप्टर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु में हम क्या क्या देखेंगे, सामान्य परिचय को देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण को देखेंगे, मध्य प्रदेश का तापमान, मध्य प्रदेश में वर्षा, मध्य प्रदेश की ऋतुएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होंगी उसको हम जो है समझेंगे। प्रत्येक पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और है, अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं, आप किसी भी शहर से हैं मध्य प्रदेश में, तो आप किसी भी शॉप से जो है ले सकते हो, आपके नियरेस्ट स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन जो है परचेस कर सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को लगा देंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय की, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी के लिए एक हमें परिचय जानना। जैसे मान लो आप भी हो, आपका अगर मुझे जानना हो, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, भाई कहाँ से हो, कैसे हो, है ना। तो ये सब तो परिचय जान लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु का। भारत के मध्य में स्थिति होने के कारण कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरने के कारण मध्य प्रदेश जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र में आता है। भारत के मध्य में स्थिति है मध्य प्रदेश की, और कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरने के कारण जो मध्य प्रदेश है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। लेकिन यहाँ की जलवायु जो है सामान्य तौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है कही जाती है। कैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक दशाएं जैसे कि ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता को दर्शाता है। कभी कभी ये भी आपके मन में डाउट रहता है, भाई मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम अगर आपने देखा हो 3 से 4 महीने में बदल जाता है ना। तो मौसम जो होता है अल्पकालिक भौगोलिक दशाएं होती है, जिसमें तापमान, दाब, वर्षा और आर्द्रता जो है आपको शामिल यहाँ पर की जाती है। वहीं अगर जलवायु की बात करें अगर हम, तो जलवायु जो होती है लंबे समय के लिए भौगोलिक दशाओं का औसत होता है। मौसम की दीर्घकालिक समस्त दशाओं का औसत को हम जलवायु कहते हैं। तो आप समझ पाए, जो मौसम होता है वो एक शॉर्ट वे में होता है। मौसम जो होता है वो एक कम समय के लिए होता है ना, कम समय के लिए होता है। वहीं अगर जलवायु की बात किया है, सामान्यतः जलवायु 30 साल के आसपास का इसका दीर्घकालिक देखा जाता है, तो लंबे समय के लिए जलवायु होती है। चलिए, एक सामान्य परिचय था। अब हम बात करेंगे, पहला हमारा चैप्टर इसमें टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अक्षांशीय स्थिति की सबसे पहले बात करें। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी स्वरूप जो है देखने को मिलता है। समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई, आर्द्रता और मानसून पर प्रभाव जो है समुद्र तल से दूरी और प्रभाव पड़ता है। अब ये समुद्र तल है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी जो है मध्य प्रदेश की स्थिति देखने को मिलेगी। तो समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई भी मानसून पर प्रभाव डालती है। धरातली उच्चावच, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विभिन्न चोटियां मानसून पर प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विंध्याचल एवं सतपुड़ा जो है आपकी चोटियां भी मिल जाती हैं, ये भी मानसून पर प्रभाव डालती हैं। भू आविष्टित राज्य, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो, मध्य प्रदेश किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री और किसी भी महासागर से नहीं लगता है, तो ये कैसा है, भू आविष्टित राज्य भी है। सौर विकिरण, ITCZ का यहाँ पर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है आपका इंटरट्रॉपिकल का, यहाँ पर ITCZ का जो है आपको प्रभाव देखने को मध्य प्रदेश में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की खाड़ी की निकटता, उत्तर में हिमालय की स्थिति, मानसून पूर्व वर्षा और ग्रीष्मकालीन तूफान, ये सभी विशेषताएं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रमुख तौर पर फैक्टर के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश को 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 4। कौन कौन से हैं? तो एक आप देखो मैप के माध्यम समझेंगे। एक आपका आता है उत्तर का मैदान, ये वाला पार्ट आ जाएगा, जो उत्तर का मैदान आ जाएगा। फिर आता है एक मालवा का पठार, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र, तो आपका ये विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। और नर्मदा सोन दक्षिण पूर्वी, तो ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। अगर हम आपको विशेषताओं की बात करें, एक बार आपको यहाँ पर देखो मिटा के हम एक बार अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, जैसे उत्तर का पठार जो है गर्मी में अत्यधिक गर्म हो जाता है और ठंडी में ये बहुत ज्यादा ठंड भी रहती है। तो उत्तर के पठार का कैसा है भाई, गर्म अच्छी पड़ती है और ठंडी भी इसमें जो है अच्छी पड़ती है। नेक्स्ट आता है मालवा का पठार। गर्मी जो होती है यहाँ पर साधारण होती है, गर्मी जो है यहाँ पर बराबर
हम बराबर परेशान मतलब साधारण होती हैं। और ठंडी की बात किया मालवा के पठार में, ठंडी भी साधारण होती है। अब इंदौर किस में आता है? इंदौर मालवा के पठार में ही आता है। अगर आप इंदौर में कभी गए हो या रहे हो या आपके कोई फ्रेंड है, फोन लाके पूछ लेना कि वहां पर भाई गर्मी सर्दी कैसी पड़ती है। नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहां पर, जैसे पुणे वगैरह में रहता है वैसे ही मालवा के पठार में भी रहता है। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र की बात किया है तो गर्मी जो होती है यहाँ पर साधारण होती है, लेकिन ठंड की बात किया है, ठंडी जो होती है यहाँ पर अत्यधिक होती है, ध्यान रखो। नर्मदा सोन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर जो गर्मी होती है अत्यधिक होती है। गर्मी कैसी होती है? हाई होती है। और ठंडी की बात किया तो ये साधारण होती है। तो हम ये समझ पाए कि उत्तर के मैदान जो बुंदेलखंड का पठार है आपका, उसमें क्या है? गर्मी ज्यादा, ठंडी ज्यादा। मालवा के पठार में क्या होता है? गर्मी बराबर, ठंडी बराबर। विंध्यन के पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी बराबर है लेकिन ठंडी ज्यादा होती है, अमरकंटक वाला क्षेत्र पड़ता है। और वहीं बात की जाए नर्मदा सोन दक्षिण पूर्वी, गर्मी ज्यादा होती है लेकिन ठंडी जो होती है यहाँ पर साधारण पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जलवायु क्षेत्र और विशेषता की। अभी हमने जो 4 टॉपिक पढ़े, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी। अब इनके बारे में कुछ कुछ हम पॉइंट को जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा आता है, 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। पहला आता है उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में जलवायु की किस प्रकार की है? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जहां पर गर्मियां अधिक होती हैं और ठंड भी यहां पर अधिक पड़ती है। इस क्षेत्र का विस्तार नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना इत्यादि जिलों में इसका जो है विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। औसत वर्षा की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर उत्तर के मैदान में आपको वर्षा देखने को मिलती है। तापमान जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, मई में 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान यहाँ पर चला जाता है। विशेषता क्या है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से ये जो है वर्षा प्राप्त करता है। तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों ही शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा? उत्तर का मैदान। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान जो नौगांव है और सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है, ध्यान रखिएगा उत्तर के मैदान में ही है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है भाई? नौगांव है। कौन सा है? नौगांव है और छतरपुर जिले में है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी है। ये भी आपका कहां पर है? आपका कहां पर है? ये आपके उत्तर के मैदान में। तो सबसे गर्म स्थान हॉट और सबसे कोल्ड स्थान शिवपुरी है। मालवा के पठार की अगर हम बात करें, दूसरा हमारा आता है मालवा का पठार। इसका जलवायु क्षेत्र कैसा है? समशीतोष्ण है। गर्मी यहाँ पर साधारण होती है, शीत ऋतु भी यहाँ पर साधारण ही होती है। इस क्षेत्र का विस्तार इंदौर, देवास, धार, भोपाल, रायसेन, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर में इस क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से केवल जो है 75 सेंटीमीटर ही देखने को मिलती है। वर्षा मालवा के पठार पर कम होती है उत्तर मैदान की अपेक्षा। तापमान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है रहता है। एक औसत तापमान वैसे भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मालवा के पठार, एक नोट है मतलब इंपोर्टेंट कीवर्ड है, चीनी यात्री फायान ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु क्षेत्र कहा है। किसने कहा है? चीनी यात्री फायान ने। यह विकास के लिए अनुकूल क्षेत्र है और यह जो है अरब सागर से, ध्यान रखिएगा, अरब सागर से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। जिस तरह बंगाल की खाड़ी से उत्तर के मैदान वर्षा प्राप्त कर लेता है और अरब सागर से भी, लेकिन मालवा का पठार प्रॉपर तौर पर अरब सागर की शाखा से ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र। ये तीसरा जलवायु क्षेत्र है। यहाँ पर जलवायु की बात किया समशीतोष्ण यहाँ पर भी है। जिस तरह मालवा के पठार में उस तरह विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में भी समशीतोष्ण जलवायु है। गर्मी यहाँ पर साधारण होती है लेकिन शीत ऋतु, ठंडी जो है यहाँ पर अधिक पड़ती है। इस क्षेत्र का विस्तार रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, अमरकंटक क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर वर्षा उत्तर के मैदान की शाखा की तरह 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और यह भी बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही वर्षा को प्राप्त करता है। तापमान की ऋतु में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और शीत ऋतु में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान ठंडों में आ जाता है। चक्रवाती वर्षा से आपका विंध्यन क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा, पर्वतीय क्षेत्र जो है प्रभावित है। फिर अंतिम में चौथा आता है नर्मदा सोन घाटी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है लेकिन शीत ऋतु जो है यहाँ पर नॉर्मल रहती है। इस क्षेत्र का विस्तार नर्मदापुरम, हरदा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा जो आपके मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले जिले हैं। औसत वर्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 125 से लेके 150 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है और शीत ऋतु में ठंडों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। पचमढ़ी यहाँ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और ये यहीं पर स्थित है, नर्मदा सोन घाटी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र।
तो जलवायु को हमने समझा 4 प्रकार की जलवायु होती है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी। मैप के माध्यम से समझाया। अब देखो आप लोग को दिमाग इतना तो लगाना ही होगा कि हम एमपी की जीके पढ़ रहे हैं, और एमपी की जीके का भैया एटलस खोल के, मैप खोल के तो बैठे, कम से कम समझ में तो आए। कुछ चीजें आपको पॉइंट अगर लिखना है तो आप अपने नोट्स में लिखते चलो, है ना, और अगर आपको मैप पर ही लिखना है तो मैप पर लिखते चलो। मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण किसने किया? तो मध्य प्रदेश की जलवायु का एक तरीके से 3 प्रकार का जलवायु वर्गीकरण हुआ है। अगर हम बात करें ए.आर. सुब्रमण्यम एवं टी श्रीमन नारायण के अनुसार, ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति को याद रखो, ए.आर. सुब्रमण्यम एवं टी एमन श्रीमन नारायण के अनुसार कहा गया है 1991 में मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर वाला जो आता है आपका, कौन सा आता है? अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार का आता है, ये लिखा है अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार का, ठीक है। जिसमें बात की जाए कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र आते हैं, तो आपका इसमें भाई नीमच आ जाता है, नीमच के अलावा मंदसौर आ जाता है, मंदसौर के अलावा चंबल घाटी आ जाती है, चंबल घाटी के अलावा ग्वालियर का क्षेत्र आ जाता है। तो आप कहेंगे अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार के जलवायु वर्गीकरण में नीमच, मंदसौर, चंबल, ग्वालियर क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। दूसरा आता है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, कौन सा है? ये मध्य वाला है, मध्य प्रदेश का मध्य वाला गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में यह मध्य में है, एमपी के है किसमें है भाई? मध्य में है ये, और यहाँ की शीत ऋतु एवं ग्रीष्मकाल यहाँ की वर्षा प्राप्त होती है। फिर आता है तीसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, ये तीसरी वाली है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार आप देखोगे, तीनों का ही लमसम देखा जाए तो बराबर बराबर ही है ना, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे उत्तर में अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की, मध्य में गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला है। अब देखो ऐसे याद कर लो, जब आर्द्र नाम आ जाए तो दक्षिण में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर तक, तो मतलब आर्द्रता यहीं पर है ना। अर्धशुष्क मतलब बुंदेलखंड वाला क्षेत्र उत्तर में जो कैसा है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो आप याद कर लो कि यहाँ पर अर्धशुष्क आएगा। और गर्म शीतोष्ण की बात किया तो ये मध्य में है, 3 प्रकार। हाँ, इनको जरूर याद करो, ए.आर. सुब्रमण्यम एवं टी श्रीमन नारायण के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया था 3 प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में। थॉर्नवेट के अनुसार की बात किया, अब वो 2 प्रकार की बात की, 2 व्यक्ति ने किया था 3 प्रकार में। थॉर्नवेट जो है इनके द्वारा 1948 में बाष्पोत्सर्जन, वर्षा और तापमान के आधार पर किया गया है। इन्होंने भी 3 प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। थॉर्नवेट ने भी 1948 में बाष्पोत्सर्जन, वर्षा और तापमान के आधार पर 3 प्रकार की जलवायु में वर्गीकरण किया है। तर अल्पाद्र जलवायु कौन सी है? तर अल्पाद्र जलवायु। जो तर अल्पाद्र जलवायु है ये वाला क्षेत्र है। शुष्क अल्पाद्र जलवायु, ये आपका शुष्क अल्पाद्र जलवायु सबसे बड़ा क्षेत्र है। और फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, तो ये आपका ये वाला क्षेत्र आता है। अब देखो ये भी आप नॉर्मल याद कर सकते हो, बस व्यक्ति को याद करना है, थॉर्नवेट ने दिया है। अब देखो अर्ध शुष्क जब बोला जाए तो हम कहेंगे सूखा से क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र आएगा। शुष्क आर्द्र बोला जाए, शुष्क अल्पाद्र बोला जाए तो हम कहेंगे भाई ये मध्य का क्षेत्र आएगा। और बोला जाए अर्ध शुष्क, सॉरी तर अल्पाद मतलब कि पानी पानी है, तर अल्पाद तर है, पानी है ना। तो यहाँ पर क्षेत्र वाला जो है आपका, यहाँ पर नर्मदा थोड़ा बहुत आपका दक्षिण वाला क्षेत्र को वर्गीकरण किया जा सकते हैं। एक चीज और है, मध्य प्रदेश की जलवायु अधिकतम भाग CAW में आती है। CAW मतलब कि ये मध्य वाले भाग में शुष्क अल्पाद्र जलवायु में आती है CAW। MPPSC ME 2023 में आया क्वेश्चन है। पचमढ़ी जलवायु उपाद्र है, क्या है? सब ह्यूमिड है। पचमढ़ी जलवायु कैसी है भाई? उपाद्र है। पचमढ़ी की जलवायु उपाद्र श्रेणी में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए बात करेंगे कोपेन के अनुसार। भाई कोपेन ने आर्द्र उष्ण भूमध्य सागर जलवायु CWG में बांटा है। इसका विस्तार ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, सिंगरौली एवं रीवा में है। दूसरा है इनके द्वारा, कोपेन के द्वारा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जिसे AW कहते हैं। इसका विस्तार इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम और उज्जैन में है। फिर तीसरा आता है उष्ण शुष्क जलवायु जिसे BSHW कहते हैं। इसका विस्तार बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन में आता है। अब देखो एक चीज याद रखो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ज्यादातर CWG में ही आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम फैक्ट है यहाँ पर, GT टेवार्था के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र AW में आता है जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क सवाना जलवायु में सम्मिलित है। 2023 में आया यही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का तापमान की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताए थे टॉपिक बहुत सारे पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश के तापमान की बात करें। मध्य प्रदेश का तापमान जो है समुद्र से दूरी
और सूर्य तप पर जो है निर्भर करता है। भाई मध्य प्रदेश का तापमान कैसे, समुद्र से दूरी के क्रम में और सूर्य तप कैसा प्राप्त होता है इस पर जो है निर्भर रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर मार्च से जून एवं सूर्य के दक्षिणायन होने पर सितंबर से दिसंबर के तापमान में मध्य प्रदेश में भिन्नता देखने को मिल जाती है। तो आप ऐसे बोलोगे भाई साहब, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो मध्य प्रदेश में ज्यादा क्या मिलती है, ज्यादा सूरज पड़ती है, रोशनी पड़ती है और तो तापमान अधिकतम हो जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब क्या होता है भाई, ऊर्जा एनर्जी कम मिलने लगती है, मतलब तापमान यहां पर कम हो जाता है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस। आइसोथर्मल लाइन जैसे कहते हैं मध्य प्रदेश का औसत तापमान, ये औसत याद करो, मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, जिसे आइसोथर्मल लाइन कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस महीने में होता है, तो मार्च में होता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम दैनिक तापांतर कब होता है, दिसंबर माह में होता है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान किस माह में दर्ज किया गया है, मई के माह में दर्ज किया गया है। और सबसे कम दैनिक तापमान जनवरी के माह में दर्ज किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में जाड़े व गर्मी का तापमान में सबसे ज्यादा अंतर मिलता है और दक्षिणी में सबसे कम। मतलब कि ऐसे समझो, मध्य प्रदेश का मान लो ये मैप है, मान लेते हैं ये उत्तर वाला जो हिस्सा है, यहां पर आपका तापमान में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इन दोनों ही तापमानों में सबसे ज्यादा अंतर मिलता है। वहीं दक्षिणी वाले हिस्से में जो तापमान में अंतर है वो आपका कम मिलता है। समझ पाए, ठीक है। चलिए बात करेंगे सर्वाधिक तापमांतर ग्वालियर एवं पचमढ़ी में मिलता है। ग्वालियर और पचमढ़ी में जो है सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है, खजुराहो, यहाँ पर 43.2 डिग्री सेल्सियस एवं गंजवा सौदा में 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है आपका औसत तापमान वाला स्थान है। न्यूनतम तापमान कहाँ, शिवपुरी में रहता है। और सितंबर अक्टूबर माह की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आए कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर माह को कहते हैं। यहाँ पर तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश को अधिकांश अति तापीय वर्ग में पाया जाता है। ये थोड़ा कम ही इंपोर्टेंट लग रहा है। क्या आप जानते हैं मई में तापमान जून से ज्यादा इस कारण होता है क्योंकि जून में मानसून आगमन, बादल छा जाते हैं, तापमान में कमी आ जाती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जून में तो ज्यादा तापमान रहेगा, जून में गर्मी ज्यादा होती है, सूर्य उत्तरायण होता है, लेकिन उस समय मानसून आगमन होने लगता है, बादल छाने लगते हैं, तापमान क्या है, सूरज की किरणें नहीं आ पाती है, जिससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जिससे तापमान कम पाया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में मई के महीने में तापमान ज्यादा होता है और जून में की अपेक्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा वितरण की बात की जाए, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहां पर है, 64.4 डिग्री सेंटीमीटर तक। तो गोहद में भिंड जिला में 62.4 सेंटीमीटर केवल वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। वहीं पंचमढ़ी जो कि नर्मदापुरम जिले में है, 212 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी, 212 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो आप कहोगे दक्षिण में जो पचमढ़ी है वो नर्मदापुरम जिले में है, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। सबसे कम वर्षा गोहद जिले, भिंड जिले में गोहद जो क्षेत्र है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। औसत वर्षा वाला क्षेत्र की बात की जाए 100 से 150 सेंटीमीटर तक मानी जाती है और सबसे औसत कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है आपका 75 से 100 सेंटीमीटर यहां पर देखने को मिलती है। आप समझ पाए ये चीज। चलिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं, जो चाहे वो अरब सागर की शाखा हो या बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, दोनों से ही वर्षा प्राप्त होती है। कहने का मतलब अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों से ही मध्य प्रदेश को जो है वर्षा प्राप्त होती है। राज्य में वर्षा का वितरण दो कारक है, पहला बंगाल की खाड़ी से दूरी, दूसरा पहाड़ी और पर्वतीय भाग जो है प्रभावित होता है। मतलब कि जो वर्षा का वितरण है, पहला बंगाल की खाड़ी से दूरी, दूसरा पहाड़ी एवं पर्वतीय भाग से जो है वर्षा जो है प्रभावित होती है। क्यों, विंध्य एवं सतपुड़ा इतनी बड़ी चोटियां यहाँ पर ही पाई जाती हैं या श्रृंखला पाई जाती हैं। फिर आरंभ में मध्य जून के आसपास राज्य के पूर्वी भाग के में मानसून हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा में आती हैं, परिणाम स्वरूप बालाघाट, पचमढ़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी में जो है वर्षा कर देती है प्रारंभ के समय में। दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं की अगर बात करें मध्य प्रदेश के लिहाज से, तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा जो है कम होती है। कहने का मतलब है अगर दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, ये मान लो दक्षिण में मध्य प्रदेश है, और अगर हम मध्य दक्षिण पूरब से अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे, नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगे, तो वर्षा की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाती है। नर्मदा घाटी में अरब सागरीय मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। जो नर्मदा घाटी है, ये जैसे नर्मदा घाटी है, तो इसमें किससे वर्षा प्राप्त होती है, अरब सागर से वर्षा प्राप्त होती है। नर्मदा घाटी का सतपुड़ा की ओर का भाग वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जिससे वहां पर वर्षा कम प्राप्त होती है। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो कि अर्धशुष्क
अल्पाद्र व दक्षिण पूर्वी भाग जो है आर्द्र है। आर्द्र मतलब ज्यादा वर्षा प्राप्ति करता है। तो दक्षिण पूर्वी भाग कैसा है भाई? आर्द्र भाग है, जहां से वर्षा ज्यादा होती है। और उत्तर पश्चिमी भाग वाला जो है अर्ध शुष्क या फिर अल्पाद्र भाग आते हैं, जहां पे वर्षा कम होती है। विंध्याचल श्रेणी में दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा तेजी से घटती है। अगर जो विंध्याचल श्रेणी बनी है, अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर चलोगे इस विंध्याचल श्रेणी में, तो वर्षा की मात्रा कम होगी, या फिर आप अगर पूरब से पश्चिम की ओर चलोगे तब भी वर्षा की मात्रा जो है कम होती है। राज्य की कुल वर्षा का 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है ना, और सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होता है। शीतकाल में 12 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, शीतकालीन बौछारों से वर्षा प्राप्त होती है, जिसे राज्य में माहोट या मावटा की वर्षा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले बालाघाट में सबसे ज्यादा, फिर छिंदवाड़ा में, फिर मंडला में। ये वाला साइन तो आप समझते होंगे ना, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ज्यादा को दर्शाता है, जिस तरफ नौक होता है वो कम को दर्शाता है। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा होती है, बालाघाट से कम छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा से कम मंडला में होती है। औसत वर्षा मध्य प्रदेश की कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। जिस तरीके से तापमान मध्य प्रदेश में 21 सेंटीग्रेड है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में वर्षा, औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में आइसो हाइट, सम वर्षा रेखा 60 सेंटीमीटर है, जो कि पूर्व एवं पश्चिम को मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती रहती है। मध्य प्रदेश दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति 10 अक्टूबर के आसपास जो है देखने को मिल जाती है। कुछ पॉइंट है, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद है, जो कि भिंड जिला में है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी में है, 212 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है, और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है आपका भिंड है। तो आपको ऐसे भी 4 से 5 पॉइंट जो है याद कर लो, इंपोर्टेंट रहते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता की बात की है। किसी स्थान पर औसत से अधिक या कम वर्षा होना परिवर्तनशीलता दर्शाता है। भाई मान लो ए नाम का, ये एक्स नाम का स्थान है, यहां पर औसत, मान लो औसत वर्षा यहां पर होनी थी 112 सेंटीमीटर। कितना होनी थी? 112 सेंटीमीटर वर्षा होनी थी। अब लगातार ज्यादा वर्षा हो जाए या मान लो लगातार कम वर्षा हो जाए, तो भाई परिवर्तनशीलता दर्शाएगा, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। दूसरा पॉइंट है, वर्षा की परिवर्तनशीलता दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। क्या होती है? अब अगर आप देखोगे ये भारत का मैप, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। दक्षिण पूरब से इस साइड से अगर हम चलेंगे और हम इस साइड को अगर निकलेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर निकलेंगे, तो क्या होगी? परिवर्तनशीलता बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से वर्षा घटती चली जाती है उत्तर पश्चिम की ओर। मध्य प्रदेश में 2024 में आया क्वेश्चन है। सर्वाधिक परिवर्तनशीलता खरगोन में मिलती है 48.9%, और सबसे कम शहडोल में मिली है 10.9%। मध्य प्रदेश की औसत परिवर्तनशीलता कितनी है? तो 19.5% जो है मध्य प्रदेश की औसत परिवर्तनशीलता है। मध्य प्रदेश का वर्षा पर्वतीय परिवर्तनशीलता के आधार पर मध्य प्रदेश के 23 जिले, 105 विकास खंड को सूखोन्मुखी घोषित जो है किया गया है कि 123 जिले एवं 105 विकास खंड जो है सूखे से प्रभावित है मध्य प्रदेश के। ये अपने आप में भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत दमदार क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। औसत वर्षा वाला क्षेत्र की अगर हम बात करें, भाई औसत वर्षा वाले क्षेत्र की बात की जाए, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत जो है 120 से लेके 130 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। कहां पर होती है? तो रीवा पन्ना के पठार एवं बघेलखंड के पठार पर, और यहां पर बात की जा रही है औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। दूसरा है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन से है? तो महादेव श्रेणी, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले, मैकाल श्रेणी, यहाँ पर 135 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसमें पचमढ़ी में सबसे ज्यादा 212 सेंटीमीटर के आसपास दर्ज की जाती है। औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो मालवा का पश्चिमी भाग, मालवा का जो पश्चिमी भाग है वो औसत से कम वर्षा होती है, मतलब पश्चिमी वाला क्षेत्र औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। फिर आता है चौथा निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, जहां मध्य भारत बुंदेलखंड का पठार आता है, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश को 4 वर्षा वितरण में बांटा गया है। एक तो है औसत, औसत कहां पर है? औसत एक तरीके से आप ये समझो रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड पठार मान लेते हैं, ये आपका इंडिया, ये आपका मध्य प्रदेश। तो हम बात कर रहे थे औसत वर्षा। औसत वर्षा आपको इस साइड देखने को मिल जाएगी। औसत से अधिक वर्षा आप कहेंगे इस साइड देखने को मिल जाएगी। आप कहेंगे औसत से कम तो आपको इस साइड, और कहेंगे सबसे कम तो आपके उत्तर में, है ना, उत्तर में। तो आप ऐसे मान लो, ऐसे याद कर लो, इसको आप कह लो पूरब में, औसत से अधिक कह लो साउथ में, औसत से कम कह लो आपको कहां पर? पश्चिम में, और निम्न वर्षा वाला कह लो उत्तर में। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये हो गया मध्य प्रदेश का वर्षा का वितरण।
बात करेंगे वर्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें शीतकालीन वर्षा जिसे मावठा कहते हैं, गेहूं की फसल के लिए यह अच्छी होती है। बुंदेलखंड सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अगर कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है, तो इंदौर में है। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर में है, जो RRCAT में स्थित है। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ है, उज्जैन में है, और 1719 में राजा जयसिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अप्रैल माह में लू नामक स्थानीय पवनों के लिए जानी जाती है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश दोनों को ही। तो वर्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश की ऋतुओं की बात अगर हम करें, मध्य प्रदेश की ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जिसे हम उनाला कहते हैं। अब देखो ये इंपोर्टेंट है, ग्रीष्म ऋतु क्या कहते हैं, उनाला कहते हैं, है ना। और वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं, और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। भाई एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, ये आई हुए क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं की बात किया तो ग्रीष्म ऋतु को उनाला कहते हैं। मार्च से लेकर जून तक होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ यह ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और यह क्षेत्र जो है लो एयर प्रेशर, निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है बन जाता है। वायुदाब और हवा की ढलान दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर चलने लगती है। मतलब दक्षिण से, ये मान लो आपका मध्य प्रदेश, ये आपका इंडिया, दक्षिण से कैसे चलेगी, दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर जो है चलने लगती है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो जाता है, भिंड हो जाता है। और सर्वाधिक गर्म स्थान की बात किया तो विदिशा का गंजवा सौदा हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट और है, अप्रैल महीने में शुष्क गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें ही लू कहा जाता है। कुछ स्थानों पर मानसून से पहले चक्रवाती वर्षा भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है मार्च या जून के महीने में हो जाती है। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं, जो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के प्रारंभ होने पर आपकी चौमासा लग जाता है। आर्द्रता यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा वायुमंडल में जो बादलों में जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो सबसे ज्यादा हो जाती है। जो मान लो ये बादल है, यहाँ पर नमी जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है, जिससे वर्षा होती है। जुलाई माह में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें मंडला, शहडोल, सीधी में ज्यादा वर्षा, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी में कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के बाद आती है शीत ऋतु, जिसे सियाला कहते हैं, और यह अक्टूबर से फरवरी तक होता है। सूर्य के दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण की ओर जाने लगता है तब तापमान क्या होने लगता है भाई, टेम्परेचर गिरने लगता है, और उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जब गर्मियां थी तो कैसा बन रहा था, लो बन रहा था, और यहां पर अब जब सर्दियां आने लगी तो कहां कैसा बनने लगा है भाई, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनने लगा है। जनवरी में 21.1 डिग्री सेल्सियस का समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। तो एक नॉर्मली ऐसे भी याद कर लो, जनवरी में जो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, समताप रेखा उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। शीतलहर, कोहरे की घटना मध्य प्रदेश में इस समय बहुत देखने को मिलती है। चक्रवाती वर्षा भी इस समय होती है, जिसे हम मावठा के नाम से जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल जिले शामिल किए जाते हैं। कुछ स्रोतों में कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। AW जिसे उष्णकटिबंधीय सवाना कहते हैं, CWG जिसे शुष्क शीतकालीन मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में सामान्य कोटे से 8% से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मध्य प्रदेश की बात किया तो इंदौर सबसे सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, लगातार 8वीं बार नंबर 1 पर है। पिछले 7 वर्षों में इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इंदौर में। भोपाल पॉइंट की बात की जाए तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान मिला है। देश का सबसे स्वच्छ राजधानी शहर पहले ही यह बन चुका था। थर्ड है जबलपुर को 10 लाख प्लस कैटेगरी में 5वां स्थान दिया गया है। ग्वालियर को 10 लाख प्लस कैटेगरी में 14वां स्थान मिला है, और प्रोग्रामिंग शहर स्टेट अवार्ड भी इसको दिया गया है। उज्जैन को 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान मिला है, जिसे स्वच्छ लीग अवार्ड भी दिया गया है। देवास को 50,000 से 3 लाख की आबादी में शहरों में प्रथम स्थान मिला है। साहिबगंज को छोटे शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ पुरस्कार मिला है, और बुधनी को 20,000 से कम आबादी वालों में सबसे स्वच्छ शहर मिला है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता के सर्वेक्षण में भाई साहब पूरे इंडिया में ठेका ले रखा है ना। खैर अच्छी बात है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, और अब स्वच्छ वायु में भी देश में यह अव्वल हो चुका है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। समझ रहे हो, इंदौर के द्वारा 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। इतना तो भाई नंबर में भी नहीं आते, एक नंबर तो कम कट ही जाता है, लेकिन इसमें 200 में से 200। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को देश में प्रथम स्थान जो है मिला हुआ है। संकरधानी जबलपुर स्वच्छ वायु में देश में दूसरे स्थान पर रहा है। 200 में से 199 अंक जो है आपके जबलपुर को मिले हैं और पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए को यहाँ पर जो है पुरस्कार राशि दी गई है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे। तो मृदा चैप्टर की तो हम बात जो है अपनी पिछली वीडियो में कर चुके थे, जलवायु को हमने छोड़ दिया था। तो आज हमने यहाँ पर जो है जलवायु चैप्टर को आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझाया है और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया भी होगा, है ना। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लेना। बाकी आपको वैसे डाउट रहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने बढ़िया तरीके से आपको समझा देते हैं। आपको इस बुक को परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे देंगे, उससे परचेस कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर आएगा, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपने बुक ले ली है तो आप उसको पढ़ के फिर यहाँ पर अपना रिवीजन कर पाओगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित बात करेंगे। लगभग 2 से 3 घंटे की वो वीडियो बनेगी मध्य प्रदेश में कृषि, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। और उसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वन, वनोपज, वन्य जीव और संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो आपकी भूगोल है वो पूरा समाप्त हमारी हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।